मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव और समष्टियां चैप्टर का एक टॉपिक है जीव और इसका पर्यावरण के बारे में। जीव और इसका पर्यावरण अर्थात ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इस चीज को समझने के लिए हम लोग पहले पर्यावरण को समझे कि ये पर्यावरण किसको कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों के मिलने से बना है, परि और आवरण। इस परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। हम लोग अगर देखें, जैसे हम एक उदाहरण को लें, एक व्यक्ति है, वह इस मिट्टी पर खड़ा है या ये पृथ्वी पर क्या है, खड़ा है। तो ये जो भूमि है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल। इस भूमि को कहते हैं स्थल मंडल। अब इस भूमि के आगे मान लेते हैं कि एक जल निकाय है, एक जल का स्रोत है जो समुद्र है। इसको हम लोग कहेंगे जल मंडल। जहां पर यह जीव है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इसको चाहिए और यह ऑक्सीजन इसको इस वायुमंडल से मिल पाता है। इसको कहते हैं वायुमंडल। अर्थात यह व्यक्ति अपने चारों ओर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से ये घिरा हुआ है। तो ये जो इस व्यक्ति के चारों ओर का जो घेरा है, इसी घेरा को हम लोग कहते हैं पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट। अब किसी भी इकोलॉजी को, पारिस्थितिकी को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार होते हैं। अगर हम लोग पूरी दुनिया की चर्चा करें, पूरे विश्व को देखें, तो सभी जगहों का पर्यावरण एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर ज्यादा गर्मी है, कहीं पर कम गर्मी है, कहीं पर सूरज का प्रकाश बहुत तेज पड़ता है, कहीं पर कई दिनों तक प्रकाश ही नहीं जाता है। कहीं का जल मीठा होता है तो कहीं का जल नमकीन होता है। कहीं की मिट्टी काली मिट्टी है, कहीं की मिट्टी बलुआही मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, कहीं पर दोमट मिट्टी है, तो कहीं पर सेब की खेती होती है, तो कहीं पर मसालों की खेती होती है। इस तरह से हम लोग देखें तो बहुत सारी विविधता है। अगर जम्मू कश्मीर में, अगर शिमला में सेब की खेती होती है, तो क्या यह सेब की खेती केरल में हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर केरल में मसालों की खेती होती है, तो क्या ये मसालों की खेती मेघालय में हो सकती है? तो इस तरह से हम लोग देखें तो बहुत सारे विविधता होते हैं और इस विविधता के बहुत सारे भौगोलिक कारक भी हैं। इन भौगोलिक कारक को समझने के लिए हम लोग के थोड़ा पृथ्वी की बनावट को देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का बनावट कैसा है। अगर हम लोग देखें तो यह पृथ्वी अंडा की तरह गोल है, अंडाकार है, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और यह परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा किसका कर रहा है? सूर्य का। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इसको कहते हैं परिक्रमण, परिक्रमण गति। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है और इस गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। दूसरा होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति वैसी गति है जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे बचपन में हम लोग लट्टू खेलते थे, लट्टू को घुमाते थे, लट्टू क्या होता था कि अपने अक्ष पर भी घूमता था और आगे की ओर भी बढ़ता था। उसी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। तो अपने अक्ष पर जिस गति से घूम रहा है उसको घूर्णन गति कहते हैं, जो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा होता है, जिसके कारण दिन और रात होती है। और 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। अब इस ऋतु के परिवर्तन होने से पर्यावरण बहुत प्रभावित होता है। पर्यावरण बहुत प्रभावित होता है। अब हम लोग देखें कि पृथ्वी की बनावट कैसी है। तो पृथ्वी अंडे की तरह गोल है। पृथ्वी की संरचना को, पृथ्वी के भौगोलिक बनावट को समझने के लिए हम लोग पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा से काटते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और यह काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री रेखा कहते हैं। चूंकि यह 2 रेखा बराबर भागों में बांटती है, इसलिए भूमध्य,
क्योंकि ये पृथ्वी के बीच में खींची हुई काल्पनिक रेखा है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा से जब उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर, तो इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको बोला जाता है मकर रेखा। यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सूर्य यहाँ पर है, ये सन है, तो सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण क्या होगा कि इस भाग में गर्मी ज्यादा होगा और इसके कारण इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध अर्थात 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग उष्णकटिबंध में रखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, क्योंकि ये उत्तर में है और ये दक्षिण में तो हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उष्ण कटिबंध में तापमान ज्यादा है और जैसे जैसे उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध और शीत कटिबंध से ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान में उत्तरोत्तर कमी होती है, तापमान में धीरे धीरे कमी होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है। इस तापमान में कमी होने के कारण वहां पर जो पेड़ पौधा होता है उसमें भी बहुत ज्यादा विविधता होगा। जो पेड़ पौधा भूमध्य रेखा के आसपास होगा, उष्ण कटिबंध में होगा, वो पेड़ पौधा शीतोष्ण और शीत कटिबंध में नहीं हो सकता है या ध्रुव पर नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है कि उष्ण कटिबंध में रहने वाले पेड़ पौधा वहाँ के वातावरण में, वहाँ के पर्यावरणीय कारक में वो आराम से अनुकूलित हो चुके हैं, लेकिन वो दूसरे शीतोष्ण या शीत कटिबंध या ध्रुवीय प्रदेश में जब जाएंगे तो उनका एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो प्रभावित होगा, जिसके कारण वो वहाँ पर अनुकूलित नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक में तापमान एक प्रमुख कारक है। तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर धीरे धीरे कमता है। अब कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि उच्च तापमान को सह सकते हैं, उनका शरीर का बनावट ऐसा है जो उच्च तापमान पर भी रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपना शरीर का मेटाबॉलिक फंक्शन, उपापचयी क्रियाओं को आराम से कर पाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है उच्च तापमान पर भी रह लेता है। रेगिस्तान में भी व्यक्ति रहता है, यहाँ भी आराम से रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें एक्सटर्नोथर्मल कहते हैं, जो निम्न तापमान पर रहने के लिए अनुकूलित है। जैसे कीट, सरीसृप, पेंगुइन, मगरमच्छ, ये लोग निम्न तापमान पर रहते हैं। इसी ढंग से पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है जल। जल दो प्रकार का है, मीठा जल और नमकीन जल, अर्थात लवणीय और अलवणीय, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। तो
समुद्री जल में अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है, और लवण की मात्रा ज्यादा रहने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है, पेड़ पौधा है जो आराम से वहां पे रहता है, क्योंकि वह वहां पे रहने के लिए अनुकूलित हो चुका है। जैसे यूरोहेलाइन कहते हैं, पृथु लवणी, जैसे समुद्री घास, लैम्परे, ये सब जो है पृथु लवणी है। तनु लवणी में जैसे गोल्डफिश, ये कम लवण वाले जल में रहता है। लवण की मात्रा को हम लोग पीपीएम में व्यक्त करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, इसको प्रति हजार में मापा जाता है। अगर हम अंतःस्थलीय जल देखें, अंतःस्थलीय जल में पीपीएम 5 पीपीएम से कम लवण होता है, वहीं समुद्री जल में 30 से 35 पीपीएम लवण होता है, और अति लवणीय झील में 100 पीपीएम से ज्यादा लवण होता है। पर्यावरण, अगर तीसरा कारक जो है जो पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है, वो है प्रकाश। हम लोग देखते हैं कि पूरे प्रकृति में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा से ही पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के कारण ही ऑक्सीजन बनता है, जिसको जीव जंतु ग्रहण करता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकल पाएगा, जिसको हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो सूर्य का प्रकाश का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन सभी पेड़ पौधों के लिए एक जैसा सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उच्च तापमान पे रह लेते हैं, जैसे कटीले पेड़ पौधे, बबूल है, नागफनी है, कैक्टस है, ये सब पेड़ पौधा रेगिस्तान में रहता है, जो कि उच्च तापमान को भी सहन कर सकता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कम तापमान पर जिंदा रह पाते हैं, जैसे गेहूं। अक्सर हम लोग ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है, जब तापमान थोड़ा कम होता है, और दिसंबर जनवरी में गेहूं का पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उसमें फल लगना शुरू होता है, गेहूं की बाली आनी शुरू होती है। तो उस समय शीतलहर, देश में शीतलहर चलता है, और उसी समय वो पौधा बहुत ज्यादा विकास करता है। अगर वहाँ उस समय तेज धूप हो जाए तो गेहूं का पौधा वहां पर विकास नहीं कर पाएगा। और जब पकने का समय आता है, उस समय मार्च का महीना होता है, गर्मी होता है। इसी ढंग से आलू का फसल को हम लोग देखें तो आलू को भी ज्यादा तापमान नहीं चाहिए, कम तापमान में आलू का फल ज्यादा बड़ा होगा। अगर ज्यादा तापमान हो जाएगा तो फिर आलू का फल छोटा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा है जिनको पुष्पन के लिए, उसमें फूल लगने के लिए तापमान का होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको तापमान, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं चाहिए पुष्पन के लिए, वो जैसे रात में खिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि पूरे प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, और यह प्रकाश भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। चौथा कारक हम लोग मृदा को देखते हैं। मृदा भी पूरे विश्व की अगर हम मृदा का अध्ययन करें तो एक जैसा नहीं है। कहीं पर रेतीली मृदा है, कहीं पर दोमट मृदा है, कहीं पर काली मृदा है, कहीं पर पीली मृदा है। तो मृदा अलग अलग प्रकार का है, उस मृदा में अलग अलग उसका पीएच मान अलग है। खनिज संगठन, उसमें जो खनिज पोषक तत्व है, माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स जो भी है, जो पोषक तत्व पौधा को चाहिए, उसका संगठन जो है अलग अलग ढंग का है, उसका स्थलाकृति अलग ढंग का है, उसका टेक्सचर अलग ढंग का है। मान लीजिए कोई भी मिट्टी का जो कण है वो महीन है, किसी का मोटा है, किसी का पथरीला है। तो इस ढंग से हम लोग देखते हैं कि मृदा की बनावट भी अलग है, और मृदा की बनावट के अनुसार, उसमें ह्यूमस की मात्रा के अनुसार, पीएच मान के अनुसार पेड़ पौधा होता है। हर एक पेड़ पौधा हर एक मिट्टी में, हर एक जलवायु में वो नहीं हो सकता है। और अगर ये सब कारक किसी भी पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा तो स्वाभाविक है कि वहां पे रहने वाले जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के होंगे, और वह कोई भी जीव जंतु तभी वहां पे रह सकता है जब वो अपने आप को उस पर्यावरण में, उस पारिस्थितिकी में अनुकूलित कर ले। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले तापमान, जल, प्रकाश और मृदा एक प्रमुख कारक है। तो आज की सेवा यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इसके आगे की बात हम अगली कक्षा में फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।